Hey everyone, good morning all of you. Welcome to Pinnacle Point. Hope all good, everything fine. So let's start today's news. तो चलिए हम देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स न्यूज़ जैसे CDSCO। ये क्या है देखेंगे, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। न्यूज़ में इसलिए आ गया है कि अभी ना एक लिस्ट रिलीज हुआ है मार्केट में ड्रग्स का, जो फार्मेसी दुकान में या मतलब केमिस्ट के पास वो बहुत मतलब ओवर यूज किया जाता है या बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, सर्कुलेशन बहुत उसका है, लेकिन वो ना अपने क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया है, तो वो अपने स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट कर पाया। तो इसलिए न्यूज में आ गया है। तो ये CDSCO ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल हो गया है। ये इंडिया का नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये किसके अंडर आता है? तो अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। और CDSCO का हम कुछ देखेंगे, जो NSQ अलर्ट की मतलब नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी को मीट नहीं किया। तो हम देखेंगे कौन कौन दवाई है, कैसे क्या। सेंट्रल स्टेट रेगुलेटर जो कलेक्ट किया सैंपल मार्केट से और फिर टेस्ट किया गया, तो बहुत से दवाई है जो अपने स्टैंडर्ड क्वालिटी को नहीं मीट किया। इसमें बहुत सारे मेडिसिन है और उसको बहुत सारे पैरामीटर पर देखा, एक स्पेसिफिक पैरामीटर पर देखा गया, लेकिन वो फेल हो गया। पर्पस वही था कि एक मंथली अलर्ट जारी करना था या लोगों के बीच एक पब्लिक को इन्फॉर्म करना था कि आप अपने हेल्थ केयर के भी को लेके थोड़ा सतर्क होइए। आप जिस दवाई को आँख मूंद के खाते लगते हाँ ये बहुत अच्छा है या मतलब मेरा जो भी प्रॉब्लम्स वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। ये मतलब ये तो देखा गया कि वो हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन लंबे टाइम तक अगर आप करते हैं तो करेगा। स्टेट रेगुलेटर मेडिसिन ऑफ हाई क्वालिटी, इसमें वही जैसे इंश्योर किया गया कि फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने प्रोडक्ट कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते रहता है। मेटफॉर्मिन जो है अपने डिसोल्यूशन टेस्ट को फेल कर गया और क्वालिटी स्टैंडर्ड में भी। जैसे इसमें बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, स्पूरियस ड्रग्स, और स्पूरियस ये फेक प्रोडक्ट होते हैं। इसमें करेक्ट नहीं दिया हुआ रहता है इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा मिक्सिंग किया रहता है एक्चुअल, और ना ही इसको एक्चुअल मैन्युफैक्चरर बताता है। जैसे टेल मिसर्टेन ग्लेनमार्क और पेंटोप्रेजोल सनफर्मा, ये सब दवाई है, ये फेक प्रोडक्ट्स है। इसमें ना ही क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट्स सही दिया जाता है, ना ही एक्चुअल मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाया जाता है। एक पुअर क्वालिटी ड्रग्स में जैसे फॉल्टी डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन गलत रहता है, और ना ही वो ना ही उसका डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी होता है, बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लेस रहता है। वही क्या है कि ये पेशेंट को हार्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ना ही आप जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं, मान लीजिए सर दर्द कर रहा और आप खाएं तो या कोई वे भी उस तरीके से है तो वो ठीक भी नहीं करेगा, लेकिन हार्म नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वही देखा कि जिसमें मेटामॉर्फिन सब अपने डिसोल्यूशन टेस्ट में फेल हो गया। जैसे एडल्टेड ड्रग्स क्या होता है? ऐसे ड्रग्स जिसमें हार्मफुल कंटामिनेंट्स और एडल्ट्रेट मिलाया हुआ रहता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या लेना होगा? तो इसके सेफ्टी और क्वालिटी को ध्यान देना होगा, नए ड्रग्स को अप्रूव करना होगा। अब देखते हैं कि इतने सारे मतलब दवाई जो क्वालिटी चेक में फेल हुए हैं, क्या उसको मार्केट से हटाया जाता है या क्या उस पर कोई जैसे क्या कि होता है ना ये टोबैको काउजेज कैंसर, इस तरीके से कोई मतलब दिया हुआ रहता है चेतावनी, वार्निंग दिया तो या उस तरीके से वार्निंग लिखे। अब पता नहीं, अब जो भी करे। ड्रग्स के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया है और ये बहुत सारे स्टेट के साथ कोलैब करेगा लाइसेंसिंग के लिए, एक्सपर्ट एडवाइस सब के लिए। तो ये इसलिए थोड़ा न्यूज़ में आ गया। तो याद रखना, ये ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर।
अगला है हमारा पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम MRLS। ये क्या है? पिनाक जो है इंडिया का है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। न्यूज़ में इसलिए आया कि इंडियन आर्मी जो अपने आर्टिलरी को मॉडर्नाइज कर रहा है, इसके रेंज को, इसके प्रिसीजन को इन्हांस करके इंडिजिनियस सिस्टम लाके जैसे पिनाक रॉकेट सब ला रहा है। ये क्या करेगा? ये 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 ना इसमें इतना क्षमता होगा कि ये 44 सेकेंड में 12 रॉकेट को भी फायर कर सकता है। ये MRLS मल्टीपल रॉकेट लॉन्च, ये एक तरह का आर्टिलरी है जो जिसमें बहुत सारे लॉन्चर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मॉनिटर रहते, दिए हुए रहता। और इंडियन पिनाक सिस्टम जैसे इंडिया में इंडियन पिनाक, रसिया का रशियन ग्रेड, इंडिया के ही तरह अमेरिका का है HIMARS HIMAR। ऑरिजिन अगर द पिनाक सिस्टम का DRDO को दिया हुआ था 1980 में, और ये पहला बैटल फील्ड यूज हुआ, इसका डिप्लॉय किया गया था कारगिल वार में 1999 में। इसके बहुत सारे वर्जन में, जैसे मार्क 1 वर्जन 40 किलोमीटर तक रेंज है इसका। पिनाक MK1 मार्क 1 MK1 इन्हांस्ड 60 किलोमीटर, पिनाक MK2 90 किलोमीटर। और DRDO जो है इसके तहत इसके 2 और वेरिएंट पे काम कर रहा है, जिसमें 120 किलोमीटर और इससे भी ज़्यादा इसका रखा जाएगा, और कुछ और वेरिएंट होगा जिसका 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज रखा जाएगा। तो ये था पिनाक मल्टीबैरल, क्या था? मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हाल ही में रिलीज हुआ, और ये किसके द्वारा रिलीज होता है? वीपो। आगे हम पढ़ेंगे वीपो क्या है, जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो वीपो के द्वारा लॉन्च किया, और इंडिया जो है इसमें 39th रैंक अचीव किया है। और अगर हम देखें पिछले 8-9 सालों से हम तुलना किए हैं, जैसे 2015 में, तो 2015 में 81st, मतलब 40 पोजिशन इम्प्रूव हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए पिछले 9 सालों में। जैसे लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में 38 कंट्री को रखा, उसमें इंडिया टॉप किया। और सभी साइंस टेक्नोलॉजी इसमें टॉप किया। इसमें क्या दिखा रहा है कि इंडिया की लीडरशिप को इनोवेशन में इंडिया के लीडरशिप को दिखा रहा है, इसलिए तो 39th रैंक इतना जल्दी इतना अच्छा रैंक बढ़ा है। रैंक राइज हुआ है क्योंकि ये ना इन्वायरमेंट ऐसे इन्वायरमेंट कंडक्टिव फोकस किए इनोवेशन पे जो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा हो, और इंडियन इनोवेटर और इंटरप्रेन्योर को कंट्रीब्यूशन दिए। वीपो हम देख लेते, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और 1967 में बना था। इसका ऑब्जेक्टिव है एक फेयर और इफेक्टिव इंटरनेशनल IP सिस्टम बनाना, जो इनोवेशन और को प्रमोट करे और एक क्रिएशन सबके लिए हो। GI देख लेते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये एक एनुअल रैंकिंग है और वीपो के द्वारा पब्लिश होता है। तो याद रखना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 39th है, और अगर लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में इंडिया टॉप के, साइंस टेक और सभी सारी कैटेगरी उसमें भी इंडिया का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और ये इंडिया के लिए गुड है। अगला है उज्बेकिस्तान इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेटी। उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच ना एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुआ है, और ये साइन कहाँ हुआ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में साइन हुआ है। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के तहत इसमें क्या कहा गया कि इंश्योर करेगा अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन को उज्बेक इन्वेस्टर्स के लिए। इंडिया और इंडियन इन्वेस्टर मतलब दोनों एक दूसरे के लिए एक अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन को इंश्योर करेगा। इंडिया जो है उज्बेकिस्तान के इन्वेस्टर के लिए, और उज्बेकिस्तान जो है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और ये उससे क्या होगा? मिनिमम स्टैंड ऑफ ट्रीटमेंट एश्योर होगा, और इन्वेस्टर्स को नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा। एक इंडिपेंडेंट फोरम प्रोवाइड करेगा डिस्प्यूट सेटलमेंट के तहत, मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो एक इंडिपेंडेंट फोरम उसके लिए तैयार किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन के थ्रू उस डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा। ऐसे प्रोविज़न है जिससे ट्रांसपेरेंसी होगा, ट्रांसफ़र होगा, और कंपनसेशन, अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसमें कंपनसेशन दिया जाएगा आपको, कुछ ट्रांसपेरेंसी होगा काम में।
सिग्निफिकेंस इसका यही है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बनेगा, म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेगा दोनों कंट्री के बीच। और अभी भी बहुत कितनी डॉलर का अभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये दोनों के बीच इस तरीके से हो रहा है। तो धीरे धीरे और आगे भी इंडिया उज्बेकिस्तान के अगर रिलेशन को देखें तो डस्टलिक मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के होता है। और ये मल्टीलेटरल कोऑपरेशन है जिसमें और ये ट्रेड दिखाता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के। और इंडियंस जैसे इंडिया सेंट्रल एशियन फ्रेमवर्क पे काम करना है, इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग पे काम करना है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप और अफगानिस्तान पे काम करना है। एक न्यूज़ में आ गया फिनलैंड न्यूज़ में आया फिनलैंड। देखिए फिनलैंड जो है एक नाटो बेस प्लेस करने जा रहा है रसिया के ईस्टर्न बॉर्डर से 200 किलोमीटर नज़दीकी। फिनलैंड गोइंग टू प्ले की नोट बेस लेस देन 200 किलोमीटर फ्रॉम इट्स ईस्टर्न बॉर्डर इन रसिया। ये एक नॉर्डिक कंट्री, अगर हमें नॉर्थ यूरोप में पड़ता है फिनलैंड, और अगर हम इसके बाउंड्री को देख लेते तो नॉर्थ में नॉर्वे पड़ता है, साउथ में फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ईस्ट में रसिया, वेस्ट में गल्फ ऑफ बोथनिया और नॉर्थ वेस्ट में स्वीडन। फीचर्स इसके देखे लेते हैं फिनलैंड का। तो न्यूज़ में तो इसलिए है कि हाँ नाटो बेस अपना बना रहा है, लेकिन फीचर्स जैसे यहाँ बहुत सारे लेक्स, जैसे 1,88,000 1,88,000 लेक्स, बहुत ही वास्ट नंबर ऑफ लेक्स देखा जाता है। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट है यहाँ, और 70% अगर उसके लैंड एरिया का 70% फॉरेस्ट एरिया है। नॉर्दर्न पार्ट में लैपलैंड फीचर्स, हिली ट्रेन और माउंटेन देखने को मिलता है। अगर हम इसका इंडिपेंडेंस का बात करें तो रशियन एम्पायर से इसको इंडिपेंडेंस मिला 1917 में। इसका रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज है इसका। ऑटोनमस टेरिटरी इसके जैसे द आइसलैंड इस पर इसका ऑटोनमस टेरिटरी है। नाटो हम देख लेते चूँकि नाटो अपना बेस बना, तो नाटो एक ट्रांस एटलांटिक सिक्योरिटी एलायंस, इसमें 32 मेंबर्स होते हैं। 1949 में इसका स्थापना हुआ था, और किस ट्रीटी, वाशिंगटन ट्रीटी के तहत। हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ऑब्जेक्टिव वही है, कॉपरेशन बनाए रखना है, थ्रेट को लिमिट करना है, और कलेक्टिव डिफेंस का प्रिंसिपल है, जिसमें मेंबरशिप क्राइटेरिया है कि कोई भी यूरोपियन स्टेट आके इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा इसका मेंबर बना गया। तो नाटो देख लिया और फिनलैंड हम देख लिए। अगला है हेफ्लिक लिमिट। ये क्या है? इसमें ये जो बायोमेडिकल रिसर्चर लियोनार्ड हेफ्लिक के द्वारा डिस्कवर किया गया था हेफ्लिक लिमिट। ये क्या है? इसमें बोला गया है कि नॉर्मल हमारे सोमेटिक सेल्स जो है वो डिवाइड और रिप्रोड्यूस होते हैं एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। एक उनका एक निश्चित एक टाइम फिक्स्ड होता है कि इतना बारी वो डिवाइड होगा, उसके बाद फिर वो मतलब उनका डेथ हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि नॉर्मल सोमेटिक सेल्स जो है डिवाइड और रिप्लिकेट ओनली सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। यही इसका डिस्कवरी में ऐसा बोले थे। डिस्कवरी जैसे सेल डिवीज़न, सोमेटिक सेल में सेल डिवीज़न जैसे होता है 1960 में बताए थे, और बोले थे 40 to 60 टाइम्स के बाद अपने आप वो रुक जाता है। 40 से 60 बार सेल डिवीज़न सोमेटिक सेल में होगा, और उसके बाद फिर नहीं होगा। एजिंग का अगर रीज़न देखें तो जैसे ही सेंसेंट सेल्स एक्युमुलेट होता है, वैसे ही बॉडी जो है एज शुरू हो जाता है करना, उसका एज बढ़ना, और फिर डिक्लाइन भी हो जाता है। बॉडी एक इनबिल्ट क्लॉक पे फिर मतलब फिक्स्ड है, उसमें एक बॉडी क्लॉक है जिसमें क्या कि वो ह्यूमन बॉडी जो डिटरमाइन करता है वो बॉडी क्लॉक की कितना जीना है। इसके अल्टीमेट हेल्थ लिमिट में कहा गया है कि आप चाहे कोई एक्सरसाइज करें, अच्छा डाइट करें, या कुछ भी हो, आप 125 ईयर्स से ज़्यादा नहीं जी सकते। तो आप कोई भी डाइट करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, अल्टीमेट हेल्थ लिमिट में बोला गया 125 ईयर्स ह्यूमंस के लिए दिया गया। लेकिन बहुत सारे एनिमल का भी लिमिट है, जैसे टर्टल का 110 टाइम्स 110 बार सेल डिवाइड हो, उसके बाद नहीं हो सकता है। जैसे लेबोरेटरी माइस का बहुत ही कम लिमिट होता है, जैसे 15 बार डिवीज़न होता है। तो ये आज हम पढ़े फिनलैंड, हेफ्लिक लिमिट, और
CDS ड्रग्स का हम देखें, वो पिनाक देखे, और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें इंडिया का रैंक 39 आया है वो देखे, उज्बेकिस्तान इंडिया का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी देखे, फिनलैंड देखे, और सारा यही था आज का न्यूज़। सो चलिए तो मिलते हैं कल के न्यूज़ में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।